प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल हम कक्षा 7 विषय विज्ञान में अध्याय 1 पादपों में पोषण को पढ़ रहे थे। तो हम पोषण की विधियां पढ़ रहे थे। तो पोषण की विधि में हमने स्वपोषण पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियां। पादपों में पोषण की अन्य विधियां। कुछ पादप पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर रहते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, फिर भी वो जीवित रहते हैं और कैसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की तरह ये भी अपना पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे पादपों पर निर्भर करते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। ऐसे पौधे किसका प्रयोग करते हैं? विषमपोषी प्रणाली का। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए था। क्या आपको एक वृक्ष के तने और शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। मैं आपको दिखा देता हूँ चित्र में। ये आप चित्र देखो। इस चित्र में एक पौधा है जिसके ऊपर एक पीले रंग की बेल जो है वो लिपटी हुई है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर ये किसका पादप है? क्लोरोफिल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, जिस पर ये लिपटी होती है। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। यानी जिस पादप पे ये लिपटी होती है उस पादप को परपोषी कहते हैं, और उस पौधे को जो अमरबेल है वो पोषकों से वंचित कर देती है, उसके पोषक ये खुद चूस लेती है, छीन लेती है, तो इसे परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। पहले जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाला मच्छर, खटमल, जूं एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है? क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है तथा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे पादप भी है जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या ये विस्मयकारी नहीं है? आपको आश्चर्य नहीं हो रहा ये सुनकर? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। इसकी घड़े घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पहले आप इस चित्र को देखो। पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। इसमें ये पत्तियां हैं, यहाँ पर एक घड़े जैसी संरचना, उसके ऊपर ढक्कन है, पत्ती का शीर्ष भाग बना रहा है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं अथवा अधोमुखी होते हैं। कैसे रोम होते हैं? जैसे ये नीचे की तरफ, जैसे ये मटका है तो इसमें ऐसे रोम होते हैं नीचे की तरफ। अगर इसमें यहाँ पर कोई कीट प्रवेश कर जाता है तो उसको पकड़ लेते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस कीटों का पाचन कर देते हैं। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। तो विंस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू कीट भक्षी पादपों के दो उदाहरण हैं और इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कीट भक्षी पादप कौन से होते हैं, विंस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू जैसे कीट भक्षी पादप कीटों का भक्षण करते हैं, इन्हें कीट भक्षी पादप कहते हैं। भुजो वर्मिता की यदि घटपर्णी हरा होता और प्रकाश संश्लेषण संपादित होता तो कीटों का भक्षण क्यों करता? भुजो वर्मिता की घटपर्णी हरा होता और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता तो कीटों का भक्षण क्यों करता? क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को
मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? उसमें नाइट्रोजन जैसे कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए वो कीटों का भक्षण करते हैं। इसके बाद में मृतजीवी, नाम से ही पता चलता है मृतजीवी। आपने बाजार में छत्रक मशरूम बिकते देखे होंगे। चित्र 1.7 में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपने देखे होंगे, बाजार से आपने पैकेट खरीदा भी होगा। ये छत्रक के पैकेट, सड़ी गली वस्तु पर लगा छत्रक, आप ऐसा देखते होंगे, देखा भी होगा। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों तथा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु उन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। बूझो जानना चाहते हैं कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं और उनके प्राणियों के समान मुख नहीं होता, हरे पादपों के समान भी नहीं है और इन्हें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, ते प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन को संश्लेषण को नहीं कर सकते, संश्लेषण नहीं कर सकते। क्रियाकलाप 1.2, ब्रेड डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो दें। इसे किसी नम या उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना न दिखाई देने लगे। चित्र 1.8 देखें। ये डब्बे किस रंग के हैं? मैं आपको दिखा देता हूँ। चित्र 1.8 देखो, यहाँ पर ये रोए जैसी संरचना है। इस पर धब्बे आपको दिखाई देंगे, आवर्धक लेंस की सहायता से दिखाई देंगे। आवर्धक लेंस की सहायता से इसका अवलोकन कीजिए। किसी आवर्धक लेंस तथा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको कई रुई के दागों के समान संरचनाएं दिखाई देंगी। यह जीव कवक अथवा फंजाई, कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। कैसी होती है? ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं पर जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं। यानी ये मृत और विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं और जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रस छोड़ते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। यानी शरीर से बाहरी उसको विलेय के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। तो क्या करते हैं? ये पाचक रस पहले से ही बाहर छोड़ते हैं, उसको यौगिक के रूप में बदल देते हैं, फिर उसको अवशोषित कर ले। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत अविघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है। कवक फंजाई आचार, कवक फंजाई आचार, चमड़े, कपड़े तथा अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अधिक अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। आपने अभिभावकों से कवकों द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। पहले को याद है कि उसने सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए थे। वह जानना चाहती कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। तो सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। कवकों के बीजाणु कहाँ उपस्थित होते हैं? वायु में। जब किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम और उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? यानी उसके जो बीजाणु होते हैं वो हवा में होते हैं, उचित नमी और उष्ण परिस्थिति उसको मिल जाए तो वो पनप जाते हैं। बूझो को याद है कि उसके दादा जी ने बताया था कि एक बार उसकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहती कि क्या कवक रोग कारक भी है? बिल्कुल रोग कारक है। पहली ने बताया कि इष्ट एक छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं कवक, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतु अथवा मनुष्य में रोग उत्पन्न भी करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। तो कवक हमारे लिए कुछ फायदेमंद है और कुछ हानिकारक भी हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा
कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तो अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। यानी कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वो क्या होता है, सहजीवी संबंध। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। तो देखो, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है कवकों के द्वारा। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले दो भागीदार होते हैं। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं, इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। तो शैवाल और कवक लाइकेन कहे जाते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। तो जो शैवाल जो होते हैं उसको भोजन उपलब्ध कराते हैं, कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तो उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य कवक को देता है। तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इस प्रकार ये सहजीवी संबंध है। आगे है, मृदा में पोषकों की पुनःपूर्ति किस प्रकार होती है। मृदा में पोषकों की पुनःपूर्ति किस प्रकार होती है। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा मालिक को बगीचे के लोन एवं गमलों में खाद एवं उर्वरक डालते देखा है। क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं प्यारे बच्चों, जब हम खेती करते हैं तो एक ही प्रकार की फसल उगाने से उस मृदा में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। उन पोषकों को पूरा करने के लिए वो खाद और उर्वरक डालते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा में खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी लगातार कमी होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में इनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए किसान जो है वो खेत में खाद तथा उर्वरक डालता है। तो मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध रखने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। हमें पता हो भी इस पौधे को ये इस चीज़ की आवश्यकता है तो हमें उसे दे सकते हैं और उस पौधे को बचा सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, वायु में 78% नाइट्रोजन होती है, परंतु पादप इसका उपयोग इस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को रंध्रों द्वारा ग्रहण कर लेते हैं, वैसे वो नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। पौधे नाइट्रोजन का विलेय रूप में अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। देखो, राइजोबियम जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये कहाँ पाया जाता है, ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। तो राइजोबियम जीवाणु जो है वो फलीदार पौधों की जड़ों में रहता है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है, नाइट्रोजन को यौगिक के रूप में बदल सकता है तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति कराते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। तो देखो, पौधे को राइजोबियम जीवाणु क्या प्रदान करता है, नाइट्रोजन यौगिक, और बदले में भोजन उपलब्ध कराते हैं पौधे राइजोबियम को। तो सहजीवी संबंध हो गया। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती। आपने देखा होगा तो दालों वाली फसलें उसमें नाइट्रोजन उर्वरक, यूरिया वगैरह नहीं डाली जाती, क्योंकि वो नेचुरल रूप, प्राकृतिक रूप से राइजोबियम वहाँ बना देता है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती, अगली फसल भी उसमें अच्छी होती है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, परंतु कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं? बिल्कुल, थोड़ा हम इसको कह सकते हैं। तो देखो, आपने इस पाठ में पढ़ा स्वपोषी क्या है, क्लोरोफिल, विषमपोषी, परपोषी, कीटभक्षी, पादप, पोषक, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण, मृतजीवी, रंध्र, सहजीवी,
कवक। तो इसमें जो मुख्य बातें हैं वो आपने देखी। कल हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।